जोहार इन जय हिंदू सब लोग कैसे हैं। मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में देखे होंगे, अखबार में भी, न्यूज माध्यम में भी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह आप लोग देखे होंगे कि झारखंड में CNT एक्ट में सरकार के द्वारा छेड़छाड़ किया जाने वाला है। ठीक है, जिसमें से जो पहले बाध्यता था, जो थाना का बाध्यता था, जो कि अब जिस थाना के उसी में अब ST SC का जमीन को ले सकते हैं। जो भी CNT एक्ट के अंदर में जमीन आता है उसको खरीद बिक्री कर सकते हैं। लेकिन अब घर बनाने के लिए शहर में भी कोई भी आदिवासी जमीन खरीद सकता है, यानी एक प्रकार से आदिवासियों का जमीन को एक प्रकार से लूटा जाएगा। राइट, तो उसी के बारे आज हम लोग CNT एक्ट के बारे में पढ़ने वाले। CNT एक्ट बहुत ही यहाँ झारखंडियों के लिए बनाया गया था, बहुत ही अच्छा है, ताकि यहाँ के लोगों का जमीन का बंदरबाट ना हो सके, जमीन का लूटा ना जा सके। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, CNT एक्ट लागू होने के बावजूद भी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को जमीन को लूटा जा रहा है। किस तरह से झारखंड में आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग रांची में अधिकतर जमीन यहाँ पे भूइंहरी, लेकिन देखिए भूइंहरी जमीन में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया है। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं CNT एक्ट के पावर के बारे, CNT एक्ट के हम लोग हिस्ट्री के बारे जानने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग जानने के लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि आप झारखंड के किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करें, चाहे जाकर रेंजर ऑफिसर का, JCC, JPSC, इन सभी की एग्जामिनेशन आप लोग यहाँ से प्रश्न आता है। साथ ही साथ और समस्त झारखंड वासी को भी जानना चाहिए कि CNT एक्ट है क्या। बहुत बार आप लोग सुने होंगे CNT एक्ट अभी हाल ही में आप लोग चर्चा में देखे होंगे, जिसमें संशोधन किया जा रहा है और यहाँ के आदिवासियों की जमीन को एक बार से लूटा जाएगा। तो चलिए हम लोग CNT एक्ट का हम लोग बारे हम लोग जानते हैं विस्तार से। राइट, तो देख सकते हैं ये आप लोग झारखंड है, झारखंड में आप लोग ST SC और कुछ OBC वर्ग को भी, यानी कि मूलवासी को भी CNT एक्ट में रखा गया है। और जो भी होंगे आप लोग, जिस जाति को होंगे उसी जाति को उस जमीन को खरीद सकता है, दूसरे लोग नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग जानेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आप लोग चल जाइए 1765 ईस्वी में। देखिए 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी की सौंपी गई थी। 1765 ईस्वी में क्या हुआ था कि बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को सौंपा गया था। साथ ही साथ झारखंड में क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन 1769 ईस्वी में हो गया था। देखिए झारखंड क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ था। झारखंड पहले भी और अभी भी देखे होंगे कि जंगल झाड़ से घिरा हुआ है, निश्चित रूप से घिरा हुआ है, इसलिए झारखंड का नाम झारखंड पड़ा। देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडाओं के राजा, देखिए खुखराम राजा हो गया का राइज था। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडाओं का राजा था। आप सभी को पता होगा कि झारखंड में जो राज्य निर्माण का सबसे पहले शुरुआत किया था तो मुंडा जनजाति के द्वारा ही किया गया था। राइट, पूरा छोटा नागपुर परहा राज्य में विभक्त था। और छोटा नागपुर क्या था, परहा में, यानी कि अलग अलग चीज में, और यह विभक्त था, बटा हुआ था। देखिए अंग्रेज कैप्टन केमक के आगमन का विरोध खड़गडीहा, पलामू, छोटा नागपुर एवं रामगढ़ के राजाओं ने किया। और क्या हुआ कि उसी समय आप लोग बता देना चाह रहे हैं, अंग्रेज कैप्टन जो कि केमक आगमन हुआ, जिसमें से देखिए खड़गडीहा, पलामू, छोटा नागपुर, रामगढ़ के राजाओं ने इसको एकदम विरोध करने का काम किया। साथ ही साथ देखिए तत्कालीन परिस्थितियों में अंग्रेजों का विरोध संभव नहीं था, और क्योंकि ये जो अंग्रेज लोग थे बहुत ही शक्तिशाली थे, वो लोग पास हथियार, गोला बारूद था। ले झारखंड के राजाओं के पास क्या था, कुछ नहीं, तीर भाला, तीर भाला से कैसे आक्रमण कर सकते थे। इसीलिए अंग्रेज लोग ही क्या हुए कि भारी पड़ी। आगे देखिए 1799 तक राजस्व का भुगतान चतरा की कलेक्टर को किया जाता था। और उस समय क्या हो जाता था कि 1799 तक ये आप लोग का चतरा जो कलेक्टर होते थे उन्हीं के वहां राजस्व का भुगतान किया जाता था। कंपनी के शासन वाले क्षेत्र में छोटा नागपुर के राजा को यह अधिकार प्राप्त था कि वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था परंपरागत रूप से चला सकते हैं। और ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, कंपनी शासन वाले क्षेत्र में छोटा नागपुर के राजा थे, उनको अधिकार दिया गया कि अपने अनुसार आप वहां पे चीजों को चला सकते हैं। आगे देखिए छोटा नागपुर के महाराजा ने सन 1787 में रजामंदी दी थी कि कंपनी राजस्व भुगतान में असफल होने पर उनके राइज या राइज के किसी हिस्से को नीलाम कर सकती है। देखिए छोटा नागपुर और क्षेत्र के जो महाराजा थे उन्होंने क्या कुछ, देखिए 1787 ईस्वी में रजामंदी दी थी कि कंपनी राजस्व भुगतान में अगर असफल होती है तो क्या होगा कि उनके राइट्स या फिर उनके राइट्स के किसी हिस्से को सरकार के द्वारा नीलाम किया जा सकता है। इस तरह का कहा गया था। आगे देखिए तो देख सकते हैं आप लोग का
छोटा नागपुर क्षेत्र, झारखंड क्षेत्र किस तरह से है और अभी भी है, राइट। तो देखिए वर्ष 1765 से 1789 तक कंपनी ने राजस्व व्यवस्था को अपने ढंग से स्थापित करने का प्रयास किया। देखिए 1765 से 1789 ईस्वी तक कंपनी ने अपने हिसाब से कर को व्यवस्था किया, लूटने का काम किया, राइट। और देखिए सबसे पहले देखिए भारत एजेंट की नियुक्ति जिलों में की गई। जितने भी उस समय जिला था उस समय भारत एजेंटों की वहां पे नियुक्ति कर दिया गया। उसका मुख्यालय मुर्शिदाबाद रखा गया और उसका जो मुख्यालय रखा गया कहां, मुर्शिदाबाद, जो कि अभी आप लोग देखे होंगे हाल ही में ट्रेंडिंग में है ना। वहां पे निहत्ते हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया है। देखिए जिलों की निगरानी के लिए अमील की नियुक्ति की गई और उस समय जिला के निगरानी के लिए, देखभाल के लिए अमील होता है, उसका नियुक्ति किया गया था। उसके बाद देखिए प्रत्येक जिला में कलेक्टर की नियुक्ति की गई। उसका जितने भी जिला था सभी में कलेक्टर का नियुक्ति किया गया था, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलकत्ता के अधीन था। किसके अधीन था? बोर्ड ऑफ कलकत्ता के अधीन था। डिसेनियल बंदोबस्ती, जिसको अस्थायी बंदोबस्ती के नाम से भी जाना जाता है, उसको देखिए पूर्व विवाद उभर कर सामने आया। पहले से अस्थायी बंदोबस्त जो आप लोग व्यवस्था था इसमें विवाद उत्पन्न हो गया, ठीक है। और देखिए जमींदार या जागीरदार किसे माना जाए, इसमें एक लड़ाई हो गया कि जमींदार और जागीरदार किसे माना जाए। तो देखिए अंत में डिसेनियन बंदोबस्ती जमींदारों के साथ की गई। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पिछले 10 वर्षों की समीक्षा के बाद, लॉर्ड वानिस जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वानिस उन्होंने 10 वर्षों की समीक्षा किया, उसका निरीक्षण किया और उसके बाद पाया कि जमींदार बंदोबस्ती संबंधित सूचनाएं पूरी तरह पर्याप्त नहीं है। जितने भी बंदोबस्त संबंधी ये चीजें हैं वो पर्याप्त नहीं है, सही नहीं है। अतः उसने पुनः वार्षिक बंदोबस्ती को ही जारी रखने का आदेश दिया। जो पहले से ही बंदोबस्ती का जो प्रचलन था उसी को जारी रखने की इन्होंने आदेश दे दिया। आगे देखिए 18 सितंबर और 1789 ईस्वी में लिए गए अंतिम संकल्प में नागपुर के राजा के लिए परजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया गया था। देखिए 1789 में लिए गए अंतिम निर्णय में उसमें क्या गया कि नागपुर के जो राजा था उनके लिए परजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया गया था, जो नागपुर के राजा की हैसियत जमींदारों से अलग बताता है। इन्हीं कारणों से रेगुलेशन का विस्तार ये आप लोग का छोटा नागपुर में नहीं किया गया था। छोटा नागपुर में रेगुलेशन एक्ट का ये नहीं किया गया था, राइट। आगे देखिए अंग्रेजों द्वारा कई प्रकार के कानून बनाकर प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का षड्यंत्र किया जा रहा था, है ना। क्या किया जा रहा था? अंग्रेजों द्वारा कई प्रकार के अलग अलग तरह के कानून यहाँ पे बनाए जाने लगा। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का षड्यंत्र किया जाने लगा। और इसी क्रम में देखिए 4 जून 1809 को थाना व्यवस्था लागू कर दी गई। अभी बताया ना थाना व्यवस्था कि जिस क्षेत्र का है उसी क्षेत्र का वहां के आदिवासी उसको जमीन को खरीद बिक्री कर सकता है, दूसरे पर थाना का नहीं कर सकता है, ठीक है। तो समझिए इसको। इसी क्रम में देखिए 4 जून 1809 ईस्वी को थाना व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसका नियंत्रण रामगढ़ मजिस्ट्रेट के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत था? रामगढ़ मजिस्ट्रेट के अंतर्गत था। आगे देखिए शेर घाटी में जिले की स्थापना में चतरा में कलेक्ट्रेटी स्थापना की गई। इस पूरे क्षेत्र को दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी के अंतर्गत लाया गया। इस क्षेत्र को क्या किया गया? दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर के अंतर्गत इसको लाया गया और इस पूरे क्षेत्र को दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, हाँ वही है, दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी के अंतर्गत इसको लाया गया था। और देखिए दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालय की स्थापना, न्याय दिलाने की प्रक्रिया आरंभ की गई। इसी समय आप लोग बता देना चाह रहे हैं दीवानी हो गया, फौजदारी, राजस्व न्यायालय की स्थापना, न्याय दिलाने के लिए इसका स्थापना किया जाने लगा। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भू राजस्व की प्राप्ति को सुनिश्चित करना था। अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था कि भू राजस्व कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए तरह तरह से हथकंडे अपना रहे थे, राइट। इसके लिए उन्होंने न्यायालय का उपयोग कर स्थानीय जमींदारों, जागीरदारों एवं रैयतों की भूमि की नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर दी। देखिए पैसा लूटने के लिए, यहाँ के लोगों को, बोल वाले लोगों को, आदिवासियों के मूलवासियों को लूटने के लिए इन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे, राइट। जाहिर सी बात है बाहर के लोग हैं तो यहाँ के लोगों को पर शोषण करने के काम करेंगे, तो वही अंग्रेजों ने किया, राइट। नीलामी के लिए रेगुलेशन एक्ट देखिए 1793 के कानून का सहारा लिया गया। 1793 में एक एक्ट बना था, उसी का सहारा लिया गया। नीलामी के सारे नए जमींदार एवं जागीरदार खड़े किए जा रहे थे।
और उस समय क्या किया जा रहा था, ये आप लोग का बता देना चाह रहे हैं, रेगुलेशन एक्ट 1793 के तहत नीलामी के सहारे नए जमींदार जागीरदार को ये लोग तैयार कर रहे थे, ताकि जो लोग इनके फेवर में बात करें, इनके लिए काम करे, उनको ये लोग जमींदार और जागीरदार बनाते। इस तरह से उस समय हो रहा था। आगे देखिए, ये नए जमींदार एवं जागीरदारों की बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल एवं उड़ीसा के थे। और ये जो बोले ना, यहाँ के नहीं थे, दूसरे प्रदेश के थे, बिहार के, उत्तर प्रदेश, बंगाल एवं उड़ीसा के जमींदार और दीवान यहाँ पे बनाया जा रहा था, जागीरदार बनाया जा रहा था। और यहाँ के लोगों का एक बार से शोषण करने का काम किया जा रहा था। देख सकते हैं किस प्रकार के यहाँ के लोग आश्रित हैं खेती बाड़ी करने में, लेकिन उसके जमीन को भी अभी भी बंदरबांट किया जा रहा है। झारखंड का दुर्भाग्य देखिए, आदिवासी सीएम रहते हुए भी यहाँ की जमीनों को लूटा जा रहा है। ये एक प्रकार से दुर्भाग्य कह सकते हैं, राइट। तो देखिए, स्थानीय जमींदारों एवं जागीरदारों को अपने रैयतों के साथ सामाजिक संबंध था। हाँ, जो भी लोकल जमींदार थे, जागीरदार थे, उनको जो लोकल जमीन के मालिक है उनके साथ एक अच्छा संबंध था। तो देखिए, वे स्थानीय नियमों एवं परंपराओं का निर्वहन करते थे। जो भी परंपरा चला आ रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी से, उसी को लोग फॉलो करते आ रहे थे। भू व्यवस्था में भी जनजाति समाज में प्रचलित नियमों का सम्मान किया जाता था। और उस समय क्या होता था कि भू व्यवस्था में भी जनजाति समाज में प्रचलित नियम जो था उसी को वहां पे फॉलो किया जाता था। स्थानीय जमींदार एवं जागीरदार भूमिहारी एवं मुंडारी खुटखरी भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक या दावा नहीं करते थे। और देखिए, उस समय जो भी आप लोग बता देना चाह रहे हैं, जमींदार थे, जागीरदार थे, भूमिहारी जमीन उसी को बोला जाता है जो कि उरांव समुदाय के द्वारा, उरांव जनजाति के द्वारा उस जमीन में खेती के लिए जो पहाड़ पर्वत था उसको एक प्रकार से साफ करके किया गया था। और हम लोग बात करते हैं मुंडारी खुटखटी जमीन की, जो कि यहाँ पे मुंडाओं के एक प्रकार से दिया जाता था। जो भी आप सभी को पता होगा, मुंडा जनजाति के लोग पूजा करने का काम करते थे, उन लोग जमीन दिया जाता था। तो उस जमीन को किसी प्रकार का खरीद बिक्री नहीं होता था। तो यह स्थानीय जमींदार और जागीरदार ये लोग भी किसी प्रकार को वहां पे दावा नहीं करते थे, राइट। आगे देखिए, नीलामी से बचने के लिए जमींदारों एवं जागीरदारों ने कड़ाई से लगान वसूल करना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि नीलाम नहीं होगा, उसके लिए सरकार ने इस प्रकार से कानून ही बना दिया गया था कि आप लोग इतना पैसा हम लोग को देना है, अगर नहीं दीजिएगा तो जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा। तो वही हुआ कि नीलाम से बचने के लिए जमींदारों और जागीरदारों ने कड़ाई से लगान वसूलना शुरू कर दिया। और रैयत बढ़े हुए लगान के देने की स्थिति में नहीं थे, लगान कर बढ़ा दिया गया था। और उस स्थिति में यहाँ के जो किसान थे, यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी थे, वो लोग देने के कगार पे नहीं थे, क्योंकि भूमि की उत्पादकता कम थी, क्योंकि भूमि का जो उपजाऊ था वो कम था। तो कहां से लोग कर बढ़ा देंगे, तो एक प्रकार से शोषण, कर बढ़ा देंगे, वो दे नहीं पाएगा, हम लोग नीलाम कर देंगे और जमीन लूट लेंगे, इस प्रकार से किया जाता था। लेकिन अभी दूसरे प्रकार से लूटा जाता है, आप सभी को पता होगा, राइट। और देखिए, उसके अनुपात में लगान अधिक था, जितना वो मतलब खेती नहीं बोला जाता, जय रुपया के बाबू नहीं, 10 रुपये का झुनझुना, वही हाल उस समय हुआ करता था। देखिए, इनके सामने विद्रोह के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उस समय क्या हुआ कि स्थानीय रैयतों के लिए विद्रोह के अलावा, आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। अगर ये लोग विद्रोह नहीं करेंगे तो इन लोग जमीन लूट लिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, राइट। तो देखिए, सन 1831-32 का कोल विद्रोह इसी अत्याचार की अभिव्यक्ति थी। और 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है, यह इसी का परिणाम था। तो देखिए, जमींदारों, जागीरदारों, अंग्रेजों के प्रशासन के विरुद्ध असंतोष बढ़ रहा था। और क्या हुआ कि जमींदार हो गया, जागीरदार हो गया, और अंग्रेज प्रशासन के विरोध या फिर क्या बोलने लगा, ये दूरियां बढ़ने लगा, असंतोष बढ़ने लगा, राइट। क्योंकि ये लोग जमींदार और जागीरदार थे, ये लोग संबंध तो बोले ना स्थानीय रैयतों के साथ अच्छा ही था। ये लोग भी चाहते थे कि भूमिहारी मुंडारी खुटखटी जमीन को किसी प्रकार का हम लोग छेड़छाड़ नहीं करें, दावा ना करें, ये लोग भी चाहते थे। और पुराने जो पद्धति है उसी के अनुरूप ये लोग भी काम करते थे। देखिए, वे अंग्रेजों की राजस्व प्रशासनिक व्यवस्था संतुष्ट नहीं थे, है ना। क्या हुआ कि अंग्रेजों की राजस्व प्रशासनिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो गई थी कि बाहरी जमींदारों एवं जागीरदारों का अस्थायी लोगों ने निरसंस हत्या कर दी।
और लास्ट में क्या हुआ बोले ना, यूपी, बिहार और दूसरे प्रदेश के लोगों को यहाँ पे जागीरदार जमींदार बनाया जा रहा था। और लास्ट में यहाँ के लोग, आदिवासी भाई लोग, मूलवासी लोग अत्याचार से इतना तरस आ गए, क्या करने लगे, जमींदार और जागीरदारों को ही देखिए मौत के घाट उतारने लगे। और इसकी चपेट में अस्थायी जमींदार, जागीरदार एवं सदान भी आ गए हैं। और इसके संपर्क में है ना, इसके चपेट में जो भी यहाँ के लोकल जमींदार थे, जागीरदार थे, सदान लोग थे, यानी कि गैर आदिवासी लोग थे, उन लोग को भी यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है ना कि जेव के साथ गेहूं भी पिसा जाता, वही हाल हो गया। ये लोग तो देखिए अस्थायी जागीरदार जमींदार लोग थे, उतना अत्याचार नहीं करते थे, लेकिन जो बाहर से आए हुए थे, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था, वो लोग अत्याचार करने के काम करते थे। और लास्ट में क्या हुआ कि ये लोग मौत के घाट उतारने लगे। राइट, देखिए सन 1832 में यह विद्रोह दबा दिया गया। क्या हुआ कि 1832 ईस्वी में इस विद्रोह को कुचल दिया गया। और देखिए आगे क्या हुआ कि लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ये सोचने पर विवश हो गई कि जनजातीय समस्या अनदेखा कर इस क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं कर सकती है। और क्या हुआ कि अंग्रेजों लोगों को भी, ब्रिटिश लोगों को भी पता चल गया कि यहाँ के लोगों को हम लोग शोषित करके, दबा करके हम लोग यहाँ पे राज नहीं कर सकते हैं। राइट, तो सरकार की ओर से छोटे बड़े कई प्रशासनिक सुधार किए गए, लेकिन ये काफी नहीं थे। और सरकार के द्वारा छोटा बड़ा बहुत सारा यहाँ पे नियम कानून बनाया गया, यहाँ के लोगों के हितों के लिए बनाया गया, ताकि शांति बहाल रहे, किसी प्रकार की लड़ाई दंगा ना हो, लेकिन ये भी काफी नहीं था। आगे देखिए, न्यायालय के माध्यम से हस्तक्षेप कर अस्थायी जमींदारों एवं रैयतों की भूमि को हड़पने की प्रक्रिया लगातार जारी थी। और क्या हुआ, जब वो सरकार इस तरह से नहीं सकने लगी तो क्या करने लगी, न्यायालय की मदद ली। न्यायालय की मदद लेके यहाँ के अस्थायी लोगों का जमीन हड़पने का काम करने लगी। इस में अस्थायी लोगों का अतिरिक्त जमींदार, जागीरदार, मानकी, मुंडा, ओराव, संथाल थे। और इसमें क्या हुआ, किसके किसके जमीन को देखिए लूटने का काम किया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा। देखिए जनजाति लोगों में देखिए जमींदार हो गया, जागीरदार हो गया, मानकी हो गया, मुंडा हो गया, ओराव हो गया, संथाल लोगों का क्या करने लगे, ये लोग जमीन को एक प्रकार से लूटने के काम करने लगे। किसके मदद से, न्यायालय की मदद से। राइट, जो एकजुट होकर खड़े हो गया। और ये लोग जितने भी जनजाति लोग थे, सभी आदिवासी भाई लोग, सभी लोग एकजुट हो गए और सरकार के खिलाफ हो गए। अस्थायी लोगों के साथ साथ जनजातीय समुदाय की समस्या निरंतर बढ़ रही थी। और यहाँ के झारखंड के लोगों के साथ साथ सभी समस्या, झारखंड के जनजातीय लोगों का समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। इस समस्याओं की ओर से अंग्रेजी हुकूमत का ध्यान जाना स्वाभाविक था। इतना अत्याचार ही, शोषण ही, इतना समस्या उत्पन्न हो रहा था, तो जाहिर सी बात है वो लोग पास भी समस्या चला गया। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ कि प्रशासन ने भूइंहरी भूमि, अस्थायी जमींदारों की मंझियस भूमि को चिन्हित करने के लिए 1862 में बाबू रखालदास हलधर की देखरेख में भूइंहरी सर्वे आरंभ किया गया। देखिए क्या हुआ, इतना अत्याचार बढ़ने लगा, यहाँ के लोग, जमींदार, जो बाहरी जमींदार थे, अस्थायी जमींदारों को भी मौत के घाट उतारने लगे। तो उस समय क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो इसको संज्ञान में ली। उसके बाद क्या की, एक प्रशासन ने, जो भी उसका लोग टीम बनाया गया था सरकार के द्वारा, उन्होंने क्या किया कि देखिए भूइंहरी भूमि, जो भी भूइंहरी जमीन आप लोग बताए ना, जिसको कृषि योग के लिए बनाया गया था, है ना, उसके जमीन को देखिए एवं अस्थायी जमींदारों को मंझियस, जो अस्थायी जमींदार थे, मंझियस, जिसको अभी गैर मजरूआ भी कहा जाता है, मंझियस भूमि को चिन्हित करने के लिए देखिए 1862 ईस्वी में बाबू रखालदास हलधर की अध्यक्षता में भूइंहरी सर्वे आरंभ किया गया था। जो आप लोग बता देना चाहिए 1869 तक चला था। ये 1862 में ये शुरू हुआ था कि मंझियस और भूइंहरी जमीन को चिन्हित किया जाए, ठीक है। और ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं 1869 तक ये चलने का काम किया था। सरकार की ओर से अनुसूचित जनजातियों की भूमि को संरक्षित करने का यह पहला प्रभावी कदम था। और सरकार के द्वारा आदिवासियों की जमीन को एक वर्ग से बचाने के लिए पहला कदम था। पहले तो बोले ना किसी प्रकार से लूटा जाता था, अभी भी लूटा जा रहा है। बोले ना रांची की क्या स्थिति, अभी किसी से ये छुपा नहीं है, आप सभी भी पता होगा। तो देखिए आगे क्या कुछ हो, तो देखिए प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत 1879 में छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूट एक्ट लाया गया। और क्या हुआ कि 1869 ईस्वी में आप लोग छोटा नागपुर लैंड एंड क्या है, टेनेंट प्रोसीड्यूट एक्ट लाया गया। इसके बाद क्या हो कि बंगाल टेनेंसी एक्ट
इसके बाद इस कानून के बाद यहाँ पे आदिवासियों के जमीन को संरक्षित करने के लिए देखिए बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में पास किया गया था। ठीक है, जबकि बंगाल टेनेंसी एक्ट के प्रावधानों को लागू किए जाने का विचार, जो बंगाल टेनेंसी एक्ट था उसको यहाँ पे लागू करने का विचार 1899 तक ये स्थगित ही रहा। पिछले 100 वर्षों के अनुभव से प्रशासन में मौजावार सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है ना। मौजावार मतलब गांव के हिसाब से ये इसमें सर्वे करने का निर्णय लिया गया, जिसके अंदर खेवट एवं खतियान निर्माण किया जाना था। उसके बाद क्या किया जाना था कि खतियान का निर्माण उस समय किया जाना था। देख सकते हैं, जैसा कि आप सभी को पता हो झारखंड में 1932 का खतियान का मुद्दा गर्माता है चुनाव समय, लेकिन चुनाव जैसे ही बीत जाता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। सिर्फ यहाँ के लोगों को बुड़बक बनाने के लिए, वोट लेने के लिए 1932 का जाप सरकार के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा जपा जाता है, लेकिन इसका लागू करवाने किसी में कुव्वत नहीं है ना। तो देखिए छोटा नागपुर में पहला सर्वे ऑफ 1900 क्या है कि छोटा नागपुर में पहला सर्वे वर्ष 1902 में प्रारंभ हुआ था। झारखंड के जो छोटा नागपुर क्षेत्र था इसमें जो सर्वे हुआ ये 1902 ईस्वी में शुरुआत हुआ और 1903 ईस्वी तक काफी जानकारी उपलब्ध हो चुकी थी और 1903 ईस्वी तक बहुत सारा जानकारी प्रशासन को मिल चुका था। और देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप 1903 तक तैयार हो गया था। अब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट वही सीएनटी एक्ट क्या हुआ कि 2003 तक ये तैयार हो गया था, जिसमें संशोधन एवं परिवर्तन करते हुए 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम को भारतीय, ठीक है, देखिए फाइनली 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को यहाँ पे लागू कर दिया गया। उसके बाद ये क्या हुआ, एक अधिनियम बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, अधिनियम बन गया। इस अधिनियम को देखिए आप लोग बताते रहते रहे हैं, परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम का ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया और इसमें कुल देखिए 19 अध्याय और 271 धाराएं इसमें सीएनटी एक्ट में ये बनाया गया। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में ये आप लोग कितने बनाया गया, तो देखिए 19 अध्याय है ना, 19 अध्याय बनाया गया और 271 आप लोग का धारा बनाया गया। तो ये आप लोग का छोटा नागपुर यानी कि सीएनटी एक्ट 1908 ईस्वी क्यों बना है ना, क्या रीजन था, सारा आप लोग A to Z बता दिए। ठीक है, किस प्रकार से यहाँ के आदिवासियों की जमीन को अंग्रेजों द्वारा कर के नाम पे, आप लोग का राजस्व के नाम से लूटा जा रहा था, है ना। तो आप सभी को सीएनटी एक्ट के इतिहास के बारे, हिस्ट्री ऑफ सीएनटी एक्ट के बारे आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल की हम लोग सेशन में फिर हम लोग जानेंगे है ना, इसमें क्या क्या प्रावधान हुआ। ठीक है, कुल 21 अध्याय आप लोग बताएं, 21 अध्याय है, 271 है, इन सभी अध्याय के बारे में हम लोग विस्तृत तरीके से जानेंगे, ताकि आप लोग किसी भी आप लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के झारखंड की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोग यहाँ से बेनिफिट होगा। और सभी लोगों को सीएनटी एक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम लोग आज हिस्ट्री के बारे में जानने है ना, कल इसमें और हम लोग विस्तार से हम लोग जानने के काम करेंगे। सारा आप लोग 19 अध्याय है और 271 धारा है, सभी के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो फिलहाल हम लोग क्लास को वहीं पे एंड करते हैं। इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि समस्त अभ्यर्थी के पास पहुंच सके, समस्त झारखंड वासी पहुंच सके, ताकि सभी लोगों को सीएनटी एक्ट के बारे में पता चल सके। चलिए ठीक है, हम लोग फिर